अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू सेमेस्टर। दिस मीन्स आप लोग 4th ईयर के सेकंड सेमेस्टर में इस वक़्त मौजूद हैं और जो कोर्स हम डिस्कस कर रहे होंगे वो कोर्स होगा फार्मास्यूटिक्स 5B बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स इससे पिछले सेमेस्टर में भी मौजूद था और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने वहाँ पर समझे थे। यूँ समझ लीजिए कि इसके जो अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें समझने होंगे अपने इस कोर्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बच्चों डिस्कस कर रहे होंगे बेसिक चैप्टर्स की आउटलाइन और फिर वन बाय वन हम हर चैप्टर को स्टार्ट कर रहे होंगे। ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है और सून आफ्टर द क्लास ये जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है आपकी डिपार्टमेंट का वहाँ पर अपलोड भी हो जाएगा, तो बाद में अगर आप सुनना चाहते हैं या कुछ अगर मिस हो जाता है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। चैट बॉक्स ओपन रहेगा आप लोगों के लिए। कमेंट्स अगर आप लोगों को करने हैं, कोई बात नहीं समझ में आती है तो चैट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन रहेगा। स्टार्टिंग अप विद द चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 को हमने नाम दिया है एलिमिनेशन ऑफ ड्रग का। अगर मैं आपके सामने ड्रग का बिहेवियर समझाऊं तो आपसे मैं कहूंगा कि पहला स्टेप होता है हमारा ड्रग को इनटेक करना। हम ड्रग इनटेक करते हैं और इस इनटेक करने में हमारे पास उसका रूट कोई भी हो सकता है। ये ओरल रूट भी हो सकता है, ये इंट्रावेनस रूट भी हो सकता है, ये किसी भी रूट से आपकी बॉडी में एंटर हो सकती है। दिस इज फॉर श्योर कि अगर ड्रग एंटर हुई है तो ड्रग एलिमिनेट भी करेगी। आपकी बॉडी में वो 100% कंज्यूम नहीं होती। उसके बाद उसके जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं उन्हें आपकी बॉडी से बाहर लाजमी जाना होता है। अब बाहर जाने के लिए उसके पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। यानी अंदर आने के लिए हमने कहा कि गेट मौजूद था, तो बाहर जाने के लिए भी उसके पास कुछ गेट मौजूद होंगे। वो गेट क्या हो सकते हैं? सर वो गेट हमारे पास लिवर हो सकता है, वो किडनी हो सकती है, वो लंग्स हो सकते हैं, वो सलाइवा हो सकता है, वो जेनिटल एक्सक्रीशन हो सकती है, वो स्किन एक्सक्रीशन हो सकती है, वो मैमरी एक्सक्रीशन हो सकती है। अब हमें इस बात को भी याद रखना होगा कि अगर ड्रग आपने इनटेक की और लेट्स सपोज उस ड्रग का डोज था 1 मिलीग्राम, आपकी बॉडी में वो जो मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही थी, अगर वो 1 मिलीग्राम से कर रही थी, तो आपको उसका पूरा पाथवे पता होना बेहद जरूरी है कि वो कौन कौन से एरिया से मूव करती हुई आगे जाती है। इसे हम नाम दे रहे हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का, या हेपेटिक क्लियरेंस ऑफ प्रोटीन का, या बिलियरी एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स का। अगर आपकी ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से जाती है, पिछले सेमेस्टर के लेक्चर्स में हमने इस बात को समझा था कि इफ अ ड्रग इज पासिंग थ्रू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो कुछ ड्रग वहां पर मेटाबोलाइट हो जाती है और आपको उस डोज को भी कंसीडर करना पड़ता है। सेम इन द केस ऑफ किडनी। अगर कोई आपकी जीएफआर से होती हुई गुजर रही है, आपकी ट्यूबुलर सिक्रीशन से जा रही है किडनी को, अगर मैं यहाँ पर आपके सामने पढ़ता हूँ तो किडनी यानी हम बात कर रहे हैं नेफ्रॉन की, और नेफ्रॉन जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसे हमने नाम दिया था रेगुलेटरी फंक्शन। 4 स्टेप्स थे रेगुलेटरी फंक्शंस के हमारे पास। सबसे पहले रीअब्जॉर्प्शन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन था, फिर रीअब्जॉर्प्शन था, फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन था, फिर काउंटर करंट एक्सचेंज था। हर जगह पर आइंस मूव कर रहे हैं, इन आइंस के साथ ड्रग भी मूव करती है। सोडियम आइन, क्लोराइड आइन, कैल्शियम आइन। तो अगर आपकी ड्रग में भी सोडियम मौजूद था तो उसकी मूवमेंट भी हो रही है। आपको उस ड्रग मॉलिक्यूल को अपने जहन में रखना होता है ताकि आपको उसकी क्लियरेंस पता लगती रहे। ये बात आपको समझ में आई? व्हाट इज मीन बाय द टर्म एलिमिनेशन ऑफ ड्रग? चैट बॉक्स पे आप यस और नो में कमेंट कर सकते हैं। चैट बॉक्स हम एक्टिव रखें ताकि हम तमाम लोग इसको अच्छे से देख सकें। ठीक है, वेरी गुड। आप लोग अपने कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए। लास्ट में हम क्वेश्चंस ले लेंगे अगर कोई सवाल हमें पूछना होगा तो फाइन। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं बेटा हम प्रोटीन बाउंडिंग पर। देखिए इस चीज को अपने जहन में इस तरह समझने की कोशिश करें कि आपने जितना कुछ उस ड्रग पर स्टडी किया था वो सब आपने स्टडी किया था एक लैब में। 13 साल जो आपने काम किया था इन क्लिनिकल ट्रायल्स, 3 जो आपने किए थे 1, 2 एंड 3, उस वक्त आपने इतनी बड़ी पॉपुलेशन में ड्रग को नहीं भेजा था। 4 में आप कहते हैं कि हम ड्रग को एक नई पॉपुलेशन में भेज रहे हैं और वो हजारों लाखों लोगों में एक्सपोज हो रही है, और एक्सपोज होने के बाद अब वो क्या करने वाली है आपको वो देखना है। सो यू नेवर नो कि आपकी बॉडी में जाके एक्चुअली वो करने क्या वाली है। ये बिल्कुल ऐसी है कि एक बच्चे को आपने घर में ट्रेन कर दिया, ट्रेन करने के बाद अब आप उसे बाहर छोड़ रहे हैं। तो जब आप उसे बाहर छोड़ रहे हैं आपको ये नहीं पता कि वो बाहर कैसा बिहेव करने वाला है। सेम इन द केस ऑफ ड्रग। अब बॉडी में जाकर कौन से प्रोटीन से बाइंड करेगी, कितनी बाउंडेड ड्रग होगी, कितनी फ्रीली ड्रग होगी, कितनी मेटाबोलाइट ड्रग होगी। यानी यहाँ पर हमें हर ड्रग को अलहदा अलहदा पढ़ना पड़ेगा। हमें हर ड्रग की बाइंडिंग्स समझनी पड़ेंगी,
कौन कौन सी ड्रग्स हमारे पास कौन कौन से प्रोटीन से बाइंड करती हैं, कितने अमाइनो एसिड्स हैं। अगर मैं और बेसिक पर चला जाऊं तो मैं कहूंगा हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं। उनके साथ इनकी बॉन्डिंग कैसी है, कौन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, कैसा ट्रांसपोर्ट करता है, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। यानी दिस विल बी अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक। फिर इसमें ये बहस भी खुलती है हमारी कि जो बाउंडेड ड्रग होती है वो किस तरह काम करती है, जो नॉन बाउंडेड ड्रग है वो किस तरह काम करेगी, प्रोटीन बाइंडिंग किस तरीके से चलेगी, ये तमाम की तमाम चीजें डिस्कस होंगी। अभी जो प्रोटीन मौजूद है, प्रोटीन्स कहाँ मौजूद है? हम कहते हैं सर हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन्स मौजूद है। ड्रग का कोई ना कोई बिहेवियर होगा, एसिडिक ड्रग है, बेसिक ड्रग है, यानी इन स्पेसिफिक होकर हमें यहाँ पर सीवीएस, सीएनएस, इन तमाम ड्रग्स को डिस्कस करना होता है। नेक्स्ट हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक वेरिएशन इन डिजीज स्टेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फार्मासिस्ट, और खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, जिन्होंने अपना जहन बनाया हुआ है कि हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनेंगे, उनको किस तरीके से ये चीज हेल्प आउट करती है। देखें, एक जर्नल में आपसे सवाल पूछता हूं कि व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। आप एक नॉर्मल बंदे का ब्लड प्रेशर कितना कंसिडर करते हैं? चैट बॉक्स में हम लिख रहे होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, आपके कमेंट्स में देख रहा हूं। ठीक है, गुड। बट इफ आई से, आप सब लिख रहे हैं इट्स 120/80 mm of Hg, बट इफ आई से अ पेशेंट इज डायबिटिक, और इफ आई से अ पेशेंट इज हाइपरटेंसिव, क्या अब भी आप उसका ब्लड, इफ अ पेशेंट इज ऑफ 65 years of age, a patient is having complications, क्या इस वक्त भी आप कहेंगे कि उसका ब्लड प्रेशर 120/80 आएगा और वो नॉर्मल होगा? नो सर, अब उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। यानी नीम हकीम खतरा जान वाली बात होगी कि अगर हमने ये अपने जहन में बिठा दिया कि 80/120 इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, और एक बंदा आपके पास आता है उसका ब्लड प्रेशर आपको 100/140 मिलता है, आप कहते हैं आपको तो अभी जो है वो कोई एटिनोलॉल लेना पड़ेगा, कोई बीटा ब्लॉकर लें आप। बाद में पता लगता है कि जी ही वाज डायबिटिक, ही वाज हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, उसके लिए उस वक्त वो नॉर्मल था। तो आपको डिजीज कंडीशंस पता होना इसलिए बेहद जरूरी है। नाउ लेट्स हैव सम एग्जांपल। आप लोगों में से अगर किसी का कोई जानने वाला एमआरआई कराने के लिए जाता है, जी बिल्कुल बेटे, एस्थमा में भी वेरिएशन रहती है। अगर कोई एमआरआई कराने जाता है तो एमआरआई टेस्ट उस वक्त तक नहीं होता जब तक वो सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट नहीं करवा लेता। आप कभी जाएं एमआरआई करवाने, वो आपको कहेगा पहले आप सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट करवा कर लाएं, देन हम एमआरआई करेंगे। वो एमआरआई नहीं करते। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? बिकॉज वो जो ड्रग्स दे रहे हैं एमआरआई के लिए, वो चेक करना चाह रहे हैं कि उससे पहले आपकी बॉडी के सिस्टम्स किस तरह से काम कर रहे हैं, आपका रीनल किस तरह काम कर रहा है, आपकी किडनी कितनी फिल्ट्रेशन करती है। जब तक ऐसा नहीं होगा वो आपको आगे प्रोसीड नहीं करवाते। तो दिस मीन्स कि हमारे पास मुख्तलिफ कंडीशंस मुख्तलिफ डोज वेरी करने में काम आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेशेंट लिवर सिरोसिस में है, अगर एक पेशेंट हेपेटाइटिस में है, अगर एक पेशेंट लिवर की किसी भी डिजीज में है, अगर एक पेशेंट का गॉल ब्लैडर नहीं है, अगर एक पेशेंट के लिवर में कोई इंफेक्शन है, और आप उसको एक ऐसी दवा दे रहे हैं जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से भी गुजरता है, तो क्या डोज आप वही रखेंगे जो किताब में मौजूद था? नो, हम वो नहीं रखेंगे। अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर हमें फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस क्यों पढ़ाई जाती हैं जब डोज डिजाइंड है? बेटे, जब डोज डिजाइंड है आपके पास तो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन आपको उन कंडीशंस के लिए पढ़ाई जा रही हैं जो कंडीशंस डेंजरस हैं। डेंजरस कंडीशन से मुराद था कोई डिजीज है, उस डिजीज में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे प्रोसीड करना है, आपको वेरी करना होगा। ये अगर मैं आपको यहाँ डिफरेंशिएट करना शुरू करता हूँ कम्युनिटी फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेसी में, तो बेसिक डिफरेंस आपको यहाँ पर मिलेगा। कम्युनिटी फार्मेसिस्ट इतनी आपसे सवाल जवाब और पंचायत नहीं कर सकता। मेरे पास, मैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट हूँ, दुकान पर खड़ा हुआ हूँ, मेरे पास बंदा आके कहता है मुझे सोफोसिपेविर चाहिए, मैं उससे बाकी बात नहीं करूंगा, जितना डोज मेंशन था उसको वो डोज दूंगा और समझाऊंगा वो डोज कैसे लेना है। लेकिन जो हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मासिस्ट होगा, अब उसको चूंकि पेशेंट की कंडीशन मौजूद थी, पेशेंट की फाइल मौजूद थी उसके पास, तो उसको पता है कि मुझे डोज किस तरीके से रेगुलेट करना है। ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को कि व्हाट इज बेसिकली मीन बाय फार्माकोकाइनेटिक वेरिएशन इन डिजीज स्टेट? This is a very, 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 very important stage.
तो ये खुश होकर नहीं बैठ जाना है कि आई हैव लर्न द डोज, दैट्स इट। यही इशू है कि हम जब पेशेंट्स को डोज दे रहे होते हैं तो उसमें डोज की टाइप्स होती हैं, मेंटेनेंस डोज, लोडिंग डोज। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का ये बहुत कीन रोल हो जाता है कि उसको डोज पता होने चाहिए और वो यूनिट्स कैलकुलेट कर सके। इन जनरल भी अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर एक पेशेंट का डायलिसिस करना है तो डायलिसिस कब होता है, क्या फ्रीक्वेंसी है डायलिसिस की, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर डायलिसिस? हफ्ते में होता है, रोज होता है, घंटे में होता है, कब होता है? ठीक है, रिस्पॉन्सेज देख रहा हूं आप लोगों के मैं। वेरी गुड। तो बेसिकली हम कहते हैं कि इट्स अ वीकली प्रोसेस बट समटाइम्स इट मे बी अ डेली एज पर द कंडीशन। अगेन बॉडी की कंडीशन कितनी है, कितना लिवर उसका यूरिया साइकिल करता है, किस कंडीशन के साथ वो प्रोसीड करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो ये बेसिक 3 चैप्टर्स से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे। और इसके बाद अगर हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 पर, तो हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। नो, आईवी को हम हमेशा अलग रखते हैं। जब भी हम बात करते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम की, डोजेस की, तो हम वहां पर आईवी को थोड़ा सा मुख्तलिफ कर देते हैं। आईवी को मुख्तलिफ करने की क्या वजह है? एनीवन नोज? हम आईवी को इतना अलग ट्रीट क्यों करते हैं? उसकी इतनी इज्जत हम क्यों कर रहे हैं फार्मेसी में? ओके, गुड, वेरी गुड। ये रिस्पॉन्सेज आप लोग नहीं देख पा रहे, लेकिन इस वक्त रिस्पॉन्सेज मेरे पास आ रहे हैं, तो उन पर मैं कमेंट करता जा रहा हूँ। बहुत बहुत खूब बेटा। देखें, जब भी कोई ड्रग आपकी बॉडी में जाती है, क्या आइडिया क्या लेते हैं आप उस ड्रग से? ड्रग को कहाँ जाना है? ड्रग को जाना है आपके स्टमक में। स्टमक में डिसइंटीग्रेट होना है या इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होना है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाना है, हेपेटिक सिस्टम देखना है, कर करा के फाइनली ब्लड स्ट्रीम में पहुंचना। जब उसने फाइनली ब्लड स्ट्रीम में पहुंचना है, सेकेंडली आप क्या कर रहे हैं? आप डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दवा पहुंचा रहे हैं। तो टू गेन द रैपिड एक्शन, टू गेन द मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी, आप कहते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं। नाउ जितना बेनिफिट है उतना आपके पास नुकसान भी है। अगर आपने डोज एडजस्ट नहीं किया, अगर आपने ठीक तरीके से फार्माकोकाइनेटिक्स नहीं पढ़ी आईवी की, तो पेशेंट को फायदा जितना जल्दी पहुंच रहा था, नुकसान भी उतना ही जल्दी पहुंचना शुरू हो जाएगा। विदाउट कैलकुलेशन हम डोज नहीं दे सकते। और हमारे पास आईवी के वाइल्स होते हैं, उन वाइल्स में से हमें डोज देना होता है। बाकी तो टैबलेट्स हैं आपके पास, बाकी तो आपके पास डोजेज फॉर्म डिजाइंड हुए हैं। आईवी ज्यादा आपको कैलकुलेशन में करता है। एंड वी हैव नंबर ऑफ केसेस जहां पर आईवी देते वक्त छोटी सी मिस्टेक हुई है और पेशेंट एक्सपायर हुआ। आईवी में जो भी दवा दी जा रही होती है उसमें हमें बहुत आंख कान नाक खोल कर बैठना होता है और पढ़ना होता है। आईवी से जो ब्रांच हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं फार्मेसी के, हम उसको ले जाते हैं फार्माको विजिलेंस की तरफ कि जी यहाँ पर आपकी विजिलेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, आईवी सेक्शन डिफरेंट होना चाहिए जब आप फार्मेसी में काम कर रहे होते हैं। ये सारी बातें कम्युनिटी फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी का पार्ट बनता है, जो बीच बीच में हम डिस्कस कर रहे होंगे। Now, chapter number 5 is very much important in development, क्योंकि अब आप लोग 4th year second semester में हैं। You have 3 more semesters to complete your pharmacy, और अब आपको ये डिसाइड करना होता है कि where to move। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे, कुछ बच्चे सोचते हैं हम इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे। हॉस्पिटल की तरफ आवाज आप सबको क्लियर आ रही है या किसी एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है? आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? बेटे ठीक है, बाकी लोगों को क्लियर है? दैट माइट बी योर इंटरनेट इशू। तो उसको प्लीज आप मीटिंग दोबारा लीव करके ज्वाइन कर लें, शायद फिर क्लियर हो जाएगा। तो अब कुछ बच्चे बेटे ये सोच लेते हैं कि सर वील मूव टू इंडस्ट्री, या कुछ सोच लेते हैं कि वील मूव टू हॉस्पिटल साइड। अब इंडस्ट्री में कहाँ जाना है? अब कुछ बच्चों का दिमाग बनता है कि सर जी हम इंडस्ट्री में जाएंगे तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएंगे, हम R&D डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे। तो ये सवाल हमारा अक्सर रहता है कि हाउ टू जनरेट अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल कैसे जनरेट होता है, दवा कैसे बनती है? साइंटिस्ट को क्या कैक्यूल की तरह ख्वाब आता है, जिस तरह कैक्यूल ने देखा था कि सांप अपने मुंह से अपनी दुम खा रहा है तो बेंजीन की तरफ चला गया था। तो क्या साइंस को, फार्मासिस्ट को ख्वाब आता है कि टैबलेट बनाओ, इंजेक्शन बनाओ, इंटेरिक कोटेड टैबलेट बनाओ? ये पूरा मैकेनिज्म डेवलपिंग ऑफ डोजेज फॉर्म में हम ये पढ़ रहे होंगे। आप लोगों ने एनडीए और आईएनडीए पढ़ा हुआ है? कोई इस एब्रीविएशन से गुजरा है, एनडीए और आईएनडीए की?
एनडी और ए एन डी है, सॉरी। ठीक है, एक कमेंट है यस पर, बाकी कमेंट्स नहीं है। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। दिस इज द टाइम टू वंडर कि हमें ये पता होना चाहिए, जो बच्चे इस वक्त रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। न्यू ड्रग एप्लीकेशन एंड एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, इसके फॉर्म्स जाकर देखें। अच्छा, अब ये जब मैं आपको बताऊं ये है कहां पर, तो ये आपके फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल फार्मेसी में, आप नई नई जब आप लोगों ने एनसेल ऑल्टन पढ़ना शुरू की है, वहां से आप लोगों को मिलेगा न्यू ड्रग एप्लीकेशन, पूरे पूरे चैप्टर्स हैं इस पर। उसको देखें जरा कि न्यू ड्रग डेवलपमेंट होती है, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। हमें क्या क्या कंसिडर करना होता है। लेट्स सपोज एक अननोन सा मॉलिक्यूल मैंने उठा लिया, मुझे नहीं पता है मॉलिक्यूल क्या करना है मुझे इसके साथ, तो सबसे पहले मुझे एक उस पर स्टडी करनी थी कि उसकी क्या क्या चीजें हमारे पास, उसकी फार्माकोलॉजी कैसी है, उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स कैसी है, फार्माकोडायनामिक्स कैसी है, ये सब कुछ मैंने इकट्ठा करके अपने पास इंफॉर्मेशन जमा कर ली, तो मॉलिक्यूल का तो सब कुछ मुझे पता लग गया। अगला सवाल था ड्रग प्रोडक्ट कंसिडरेशन, वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। इसके साथ साथ जो चीज मुझे जहन में रखनी है वो पेशेंट कंसिडरेशन भी रखनी है, कि जिसको ये दवा जाने वाली है वो पेशेंट किस एज का है, वो पेशेंट किस कंडीशन में है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मॉलिक्यूल डिस्कवर किया और वो मॉलिक्यूल बच्चों को जाना था, तो जब मैं उसका ड्रग प्रोडक्ट कंसीडर कर रहा हूँ तो मैं साथ में ये भी देख रहा हूँ कि मुझे कौन से डोजेज फॉर्म में रख सकता हूँ, बच्चों के लिए कौन कौन से डोजेज फॉर्म हमारे पास फिजिबल होते हैं। सर, या तो मैं इसे ओरल सस्पेंशन में रखूं, सॉल्यूशन बनाऊं यानी लिक्विड बना दूं, या फिर फॉर ओरल सस्पेंशन में ले जाऊं, जिसे हम नाम देते हैं ड्राई पाउडर्स का। ड्राई पाउडर्स को मैं डिस्करेज करता हूं, उसके लिए फॉर ओरल सस्पेंशन नाम है, तो वो हम इस्तेमाल करें। फॉर ओरल का मतलब ही है वो डाई फॉर्म में होगा और आप उसको वाटर के साथ मिक्स करके दे रहे होंगे। आप देखते हैं बच्चों के लिए जो एंटीबायोटिक्स हैं, सेफेक्सीम है या और भी एंटीबायोटिक्स हैं, वो आपको कैसे मिलती हैं, वो आपको पाउडर फॉर्म में मिलती हैं। आप उनमें वाटर ऐड करके उसको कंप्लीट करने के बाद बच्चों को दे रहे होते हैं। दैट इज द ड्रग प्रोडक्ट कंसिडरेशन, और उसके साथ साथ द पेशेंट कंसिडरेशन। देन नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आता है मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन। मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन से मैं बेटा आपके सवाल का डिजीज कंडीशन का जवाब देता हूं। मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन से क्या मुराद होगी, मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन से मुराद होगी कि हम उसे किस स्टेज में बनाएं। ड्रग हाइग्रोस्कोपिक है, तो अगर ड्रग हाइग्रोस्कोपिक है तो उसको उस फेज में लेकर चलना होगा। अब आपका क्वेश्चन था डिजीज कंडीशन ड्रग प्रोडक्ट के लिए मैटर करती है या नहीं, तो नहीं मैटर करेगी। क्यों मैटर नहीं करेगी सर? मैटर इसलिए नहीं करेगी बिकॉज अब हमारे पास एक जनरल ड्रग बना रहे हैं ना, मुझे नहीं पता उसको खाने वाले कौन कौन लोग हैं। अब अगर मैं डिजीज मैटर करवाना शुरू कर दूंगा तो मैं ड्रग स्पेसिफिक हो जाऊंगा। हम जब ड्रग डिस्कवर करते हैं तो उस वक्त स्पेसिफिक नहीं होंगे, डिजीज के साथ डोज को हम मेंटेन जरूर कर रहे होंगे। फिर हम उस ड्रग की फार्माकोडायनामिक कंसीडर करेंगे, फार्माकोकाइनेटिक कंसीडर करेंगे। तो 13 साल का जो अरसा था जिसमें क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे थे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, उसके बाद ड्रग मॉलिक्यूल में आ रही थी, ये सब कुछ जब हम करते हैं तो उस वक्त हम ड्रग कंसीडर नहीं करते। नाउ लेट्स से सिर्फ एग्जांपल्स हम कहते हैं, अब हमने एक ड्रग बना ली है दैट इज एटिनोलॉल, और वो एटिनोलॉल क्या करेगी सर? एटिनोलॉल हम हाई ब्लड प्रेशर में देंगे, ट्रेनॉर्मिन के नाम से हम उसे मार्केट में देख रहे होते हैं। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि यू आर इन इमरजेंसी फार्मेसी, और इमरजेंसी फार्मेसी में खड़े हुए आपके पास एक पेशेंट आता है विद रैपिड हाई ब्लड प्रेशर, आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप उनका ट्रोपोनिन लेवल चेक करके ये अंदाजा लगा सकें कि वाज इट एन अटैक और नॉट। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करने वाले हैं? आपके पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी पड़े हुए हैं, आपके पास बीटा ब्लॉकर्स भी पड़े हुए हैं, आपके पास एसी इनहिबिटर्स भी पड़े हुए हैं, पेशेंट नियर टू अनकॉन्शियस भी है और सीवियर ब्लड प्रेशर के साथ वो आपके पास आया है, इट मे बी एन अटैक। व्हाट वुड बी योर अप्रोच? एक सही जवाब। और जो बच्चे सही जवाब दे रहे हैं वो बच्चे जिन्होंने इन छुट्टियों में बेशुमार ऑनलाइन कोर्सेज किए हुए और एफडीए तक को और यूएसपी तक को हिट किया। नो, मेटोप्रोलॉल इंजेक्शन नहीं यूज करेंगे नवीद, उससे भी जल्दी इफेक्ट चाहिए। वेरी गुड, ओरल नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दैट इज एन इमरजेंसी कंडीशन। जब इमरजेंसी आती है ना तो आप अपनी इस साइंस को
थोड़ा सा रिवर्ट करते हैं और दूसरी इमरजेंसी साइंस की तरफ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम इमरजेंसी फील्ड में फार्मासिस्ट को नहीं देख रहे। नर्सेज वहां मौजूद हैं, मेडिकल डॉक्टर्स वहां मौजूद हैं, फार्मासिस्ट नहीं है। वजह क्या है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, फार्मासिस्ट वहां इमरजेंसी डिपार्टमेंट में खड़े होकर बहस कर रहा है, और बहस करने के बाद हमसे वो कह रहा है कि हमें उसको बेटे सबलिंगुअल रखनी है नवीद, ये ओरल नाइट्रोग्लिसरीन। वो हमसे ये बहस कर रहा है कि हम वही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करने वाले हैं जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एक जर्नल प्रोटोकॉल होता है। तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसके लिए एक जर्नल प्रोटोकॉल हम फॉलो करवाएं। हमें मतलब अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि जहाज में हम मौजूद हैं और इमरजेंसी लैंडिंग करनी है तो ये इमरजेंसी लैंडिंग कैसे होगी, और हम जवाब में उनसे कह रहे हैं कि आइए पहले आपको ये सिखाते हैं कि जहाज चलता कैसे, ऑन कैसे होता है, जहाज क्या चीज है, तो फिर वो जहाज क्रैश करेगा। तो इमरजेंसी पर जो लोग बैठे होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में अपना काम कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर चाहूंगा कि इस सेमेस्टर में हम इस पर्टिकुलर एरिया पर थोड़ा सा एक्सटेंसिव काम करने की कोशिश करें और ड्रग हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दें कि माजी में ये ड्रग कैसे आई। सपोज एक नया मॉलिक्यूल है, इसके बाद मेरे इल्म में नहीं है कि साइंस ने हमें कोई मॉलिक्यूल दिया है, तो इसको पढ़ें कि इसकी ड्रग प्रोडक्ट कंसिडरेशन क्या थी, इसकी पेशेंट कंसिडरेशन क्या थी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशंस क्या थी, इसकी फार्माकोडायनामिक कंसिडरेशंस क्या थी और फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशंस क्या थी। तो आई रिक्वेस्ट कि सल्फोसेपेविर का मॉलिक्यूल पढ़ना स्टार्ट करें, तो यू विल हैव अ वेरी वास्ट नॉलेज कि किस तरह एक नया हमारे पास ड्रग मिलती है। Then we move to chapter number 6, that is bioavailability and then bioequivalence. एक बड़ी जंग चल रही है दुनिया में और उस लपेट में हर कंट्री है, और माजी में इस पर कुछ ऑनलाइन सेशंस भी हमने किए। ब्रांड वर्सेस जेनरिक, ये बड़ा फड्डा रहा है कि जेनरिक लें या ब्रांड लें, ट्रेड नेम पर दवा लें या डॉक्टर की प्रिस्क्राइब जो की है वो दवा लें। तो ये एक लंबी चौड़ी बहस है जिसमें जीत एंड में हो नहीं पा रही अभी तक किसी की। ब्रांड वर्सेस जेनरिक, हम इसी कश्मकश में हमारे पास ब्रांड वर्सेस जेनरिक के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। हम अगर इस ब्रांड वर्सेस जेनरिक को कंसीडर करें तो साइंस आपको गुंजाइश दे रहा है। साइंस कह रहा है कि अगर एक मॉलिक्यूल है आपके पास एसिटामिनोफेन, उस एसिटामिनोफेन को एक कंपनी पैराडोल के नाम से बना रही है, एक कंपनी फिब्रॉल के नाम से बना रही है। सो इफ इट इज फिब्रॉल या इफ इट इज पैरासिटामोल, तो दोनों पैराडोल, तो दोनों कंडीशंस में एक्टिव हुई है। इस सूरत में वो आपके लिए जायज है कि वो आपस में बायो इक्विवेलेंट हो। यानी इसको मैं आपको यूं समझाता हूं कि मैं इस वक्त मेरे सामने 21 स्टूडेंट्स बैठे हुए, मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं। अगर आप सबने सेम नॉलेज ली, सेम नॉलेज आगे ट्रांसफॉर्म की, तो फिर मेरे पढ़ाने में और आपके समझने में कोई फर्क नहीं था। दैट वाज इक्वल। मैं आपके सामने समझे केमिकल नेम हूं, ट्रेड हूं, और आपको मैं जो बता रहा हूं वो आप उसका मार्केटेड प्रोडक्ट है। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैं आप में से कुछ बच्चों को हटा दूं क्लास से और कुछ बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर सिर्फ क्वालिटी के इश्यूज आते हैं। जो कंपनी बना रही है, जिन मेथड्स को बना रही है, तो हमारे पास अब इसका भी प्रोटोकॉल मौजूद है, इसकी भी पूरी डिजाइन मौजूद है कि कैसे कोई ड्रग अप्रूव हो जाती है। तो उसमें बेसिक से इंट्रोडक्शन होगा, फिर बायो अवेलेबिलिटी की टाइप्स आएंगी, फिर यहाँ पर हमें वो 4 टाइप्स पढ़नी पड़ेंगी जिसमें हम कहते हैं कि सर हमारे पास बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन आप लोगों को याद हैं, आप लोगों ने इससे पहले इन बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन को याद किया हुआ है, और वो कौन सी ड्रग होती है जिसको बायो अवेलेबिलिटी के लिए फॉर्मुलेट करना हमारे लिए मुश्किल होता है, को बता सकता है उन चारों में से? वेरी गुड। ठीक है, जो डॉट आप लोग जवाब दे रहे होते हैं दैट इज 4। निम्रा आपने क्लास 44 लिख दिया है, 2 दफा 4 आपने प्रेस किया है। So that is a very difficult drug to transform. Very good, very good. यहाँ साइंस के लिए चैलेंज आता है, साइंटिस्ट का चैलेंज होता है यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि अभी इस वक्त जैसे हम पेंडेमिक में थे कोविड-19, तो हमें इससे जान छुड़ाने के लिए, इसकी वैक्सीन तक पहुंचने के लिए कौन सी कंट्रीज थी जो काम कर रही थी, कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी जिन्होंने काम किया। अब आप देखेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह 1 से 2 महीने के अंदर क्लिनिकल फेज 4 तक मामला पहुंचने वाला है और हमारे सामने वैक्सीन होगी। फेज 4 पर हम आ जाएंगे और वैक्सीन हम देख रहे होंगे। तो फार्मासिस्ट ही काम कर रहा था, डॉक्टर के साथ मिलकर वो रिसर्च कर रहा था। इसमें हम सबको इंटरवीन करना था। कोई अगर हम में से इतना स्किलफुल होता तो वो जरूर इस पर जाता और इस पर काम करता और दुनिया में नाम करता। लेकिन हम फिर देख रहे हैं कि कोई और कंट्रीज है। खैर, साइंस की जीत होनी चाहिए, चाहे किसी भी कंट्री से हो। ये बेहतर है या खूब है हमारे लिए कि दवा तो हमें मिल रही है कम से कम।
अच्छा, बायो अवेलेबिलिटी को हम एसेस कैसे करेंगे? यस, इट्स ये अब ऑन एयर होगा तो मैं कंट्रीज के नाम नहीं ले पा रहा, लेकिन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो कंट्रीज जो हमसे बहुत लो डेवलप कंट्रीज जिनको हम समझते हैं, दे आर डूइंग अ वे मच इन साइंस। और वो आपको पता है, हमने अब तक कोई भी न्यू ड्रग एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया एफडीए में, लेकिन दीज कंट्रीज आर डूइंग न्यू ड्रग एप्लीकेशन सबमिशंस इन एनडीए एंड एफडीए। तो बड़ा काम कर रहे हैं। खैर, बात हम कहीं और निकल जाएगी यहाँ से। हम वापस आते हैं बेटा। तो बायोइक्विवेलेंट स्टडी डिजाइन हम पढ़ेंगे, कंपोनेंट एप्लीकेशंस, रिपोर्ट फॉर्मेट। ये बड़ा ह्यूज अप्लाइड टॉपिक होगा। आर&डी डिपार्टमेंट बेटा यही काम कर रहा होता है। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आर&डी डिपार्टमेंट नहीं है। जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, उनके आर&डी डिपार्टमेंट्स पाकिस्तान में नहीं है। कोई अगर उनको तेज बंदा नजर आता है कि वो अच्छा है, तो वो उनको बाहर भेज देते हैं और कहते हैं कि आप वहां जाकर काम करें। हमारी आर&डी ये काम कर रही है कि एक कंपनी लाल गोली बना रही है तो हम भी उसी जैसी लाल गोली बना देते हैं, और हमारी सेल भी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर होगा, लास्ट चैप्टर, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट एब्रिविएशन, IVIBC, इन विट्रो इन विवो कोरिलेशंस। हम IVIBC में ये काम कर रहे होंगे कि हम काम करते हैं लैब में, उसको कोरिलेट करते हैं हम ह्यूमन बॉडी से, बिकॉज विट्रो का मतलब था लैब और विवो का मतलब था बॉडी। सो IVIBC यानी इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन में हम रिलेशनशिप्स बना देंगे लैब में। जो हम साइमुलेशन पर काम कर रहे होंगे, उस साइमुलेशन को हम लेकर जाएंगे कि जी हमारे पास वहां पर वो काम कैसे होने वाला है, बॉडी में क्या करेगी। बिकॉज जब हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं तो उस वक्त हमें नहीं पता कि आपकी बॉडी में ये क्या काम करने वाली है। तो ये बेटे बेसिक हमारे पास चैप्टर्स थे, 7 चैप्टर्स है हमारे पास। याद रहे कि कुछ चैप्टर्स हमें पीछे से पढ़ने हैं। अभी जब फिजिकल क्लासेस हमारी स्टार्ट होगी तो वहां पर उन चैप्टर्स को देख रहे होंगे। अभी इस वक्त जब तक हमारे ऑनलाइन सेशंस होंगे, मेरी कोशिश है कि मैं 1-2 चैप्टर्स आप लोगों को करा दूं। लेक्चर अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों के चैनल पर भी अपलोड हो जाएगा, यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग वहां से भी जो चीज अगर मिस कर दी तो देख सकते हैं। शफक बेटे, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आप अटेंडेंस के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि हम क्लास की अटेंडेंस को डेट वाइज मेंटेन कर सकें। थैंक यू बच्चों, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अगर कोई सवाल पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे पास कुछ और टाइम है अभी क्लास का, जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। और अगर कोई सवाल नहीं पूछना तो नो क्वेश्चन लिख देते हैं। यस, प्रोटीन बाइंडिंग का बेटे बहुत बड़ा रोल होगा, बिकॉज आपके पास डिपेंड करता है कि फ्री ड्रग कितना है, कितना ब्लड में जाने के बाद उस मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन तक पहुंचता है। ठीक ठीक है बेटे। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। जो भी आपकी एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन का फर्क बेटा सारा ये होगा कि एक में आपकी बॉडी नॉर्मल प्रोसेस से किडनी से गुजरते हुए एक्सक्रीट करवा रही है, और वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन के आपकी बॉडी से बाहर जा रहा है। एलिमिनेशन का मतलब होगा कुछ पार्ट ऑफ द ड्रग इंटेंशनली आपकी बॉडी से एलिमिनेट करवाया जाएगा। उसमें आपका लिवर भी काम आ सकता है, उसमें आपकी स्किन काम आ सकती है, उसमें आपकी जेनेटल एब्जॉर्प्शंस काम आ सकती हैं। बेटे, जो भी आपके टाइम टेबल में डेज और टाइम लिखे हुए हैं, उन्हीं डेज और टाइम पर क्लास होगी आपकी, इंडस्ट्रियल की भी, बायोफार्म की भी। लिंक आपका सेम होगा, इसी लिंक पर आपको क्लास टाइम पर ज्वाइन करना होगा क्लास को। मेरा नहीं ख्याल कि रिमाइंडर्स की आप लोगों को जरूरत है। रिमाइंडर्स की आप लोगों को नीड नहीं होगी, बिकॉज हम इसी लिंक के साथ क्लास में आ रहे होंगे। और डिक्लोफिनिक वाला सवाल इंशाल्लाह जब आप लोग क्लास में आएंगे तब मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो बहुत शुक्रिया बेटा आप लोगों का। इंशाल्लाह आप लोगों से अब क्लासेस, नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।